बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपने इत्तहादियों की दोबारा से सफ़बंदी का ऐलान कर दिया है। इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बाइडन को अमेरिका का सदर बने हुए 65 रोज़ हो चुके हैं और 65 रोज़ में उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से वो खुलकर चीन के खिलाफ बोले हैं, उससे ये वाज़े हो रहा है कि बाइडन इंतज़ामिया के दौर में अगले चंद सालों में किस किस्म की डेवलपमेंट्स आलमी उफक पर देखने को मिलेंगी। इस आलमी मंजरनामे का धारा किस रुख पर बहेगा, कौन सी आलमी और इलाकाई सफ़बंदियाँ होने जा रही हैं। इस वीडियो में मैं आपसे क्विकली 3 मौज़ूआत जो हाईलाइट मैं समझता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके ऊपर बात करूँगा। एक तो चाइना के हवाले से, अफ़गानिस्तान और शुमाली कोरिया के हवाले से किस किस्म के ऐलानात किए हैं अमरीकी सदर जो बाइडन ने, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में बात करूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तकरीबन 1 घंटा 2 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने 3 मिनट की ओपनिंग स्टेटमेंट दी, जिसके बाद 59 मिनट का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ। इसको देखने के बाद मैं क्या समझता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वो कौन सी एक चीज़ है जो अमेरिका के सदर जो बाइडन से सीखने की अशद ज़रूरत है, इसके हवाले से बात करेंगे। क्विकली आ जाते हैं, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं चाइना के हवाले से। जो बाइडन जब भी बात करते हैं वो अक्सर एक बात का बहुत तज़किरा करते हैं कि दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनमें से कोई भी शख्स चीन के सदर शी जिनपिंग को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता जितने अच्छे तरीके से जो बाइडन समझते हैं कि वो जानते हैं। और इसके हवाले से जो वो रेफरेंस देते हैं कि जिस वक्त जो बाइडन अमेरिका के नायब सदर थे, सदर ओबामा का दौर था, उस दौरान चीन के सदर हू जिनताओ और उनके वाइस प्रेसिडेंट शी जिनपिंग थे। उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये टास्क दिया गया था जो बाइडन को कि वो चाइना के मुस्तकबिल में बनने वाले सदर शी जिनपिंग को करीब से जाने, परखें और ये समझने की कोशिश करें कि ये नया चीन का सदर जो बनेगा मुस्तकबिल में, ये किस किस्म का मिजाज रखता है। और इस वजह से इन दोनों के दरमियान मुतअद्दिद मुलाकातें हुई और अक्सर जो बाइडन इसका तज़किरा करते हैं कि 24-25 घंटे की वन ऑन वन मल्टीपल मीटिंग्स जो हैं वो इनकी और शी जिनपिंग के दरमियान हुई हैं और इन्होंने कई हज़ार मील सफ़र इकट्ठे तय किया। आज जिस वक्त उनसे चाइना के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ, उस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं, फिर हम अफ़गानिस्तान और शुमाली कोरिया के हवाले से बात कर लेंगे। जो बाइडन ने कहा कि शी जिनपिंग को मैं बहुत अरसे से जानता हूं। बतौर नायब अमरीकी सदर शी जिनपिंग के साथ दुनिया के किसी भी लीडर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा वक्त मैंने गुजारा है। हमारे इंटरप्रेटर्स की मौजूदगी में कई कई घंटे अकेले में मेरी और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकातें हुई हैं। बहुत तफसील के साथ ये मुलाकातें हुई हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हमने एक दूसरे का नुक्ता नज़र अपने और उनके सामने रखा है। शी जिनपिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इस शख्स में जमहूरियत की एक हड्डी, एक रमक भी मौजूद नहीं है और ये शख्स इसके बावजूद के ऑटोक्रेसी के ऊपर, एब्सोल्यूट पावर के ऊपर यकीन रखता है। उसके बावजूद शी जिनपिंग एक बहुत ही स्मार्ट और चालाक किस्म का आदमी है। फिर उन्होंने कहा कि जब शी जिनपिंग ने मुझे मुबारकबाद, अमेरिका का सदर बनने की मुबारकबाद के लिए टेलीफोन किया तो 2 घंटे बातचीत हुई और मैंने उनके सामने अमेरिका का नुक्ता नज़र खुलकर उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैंने वाज़े किया शी जिनपिंग पर कि अमेरिका कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता चाइना के साथ, लेकिन एक स्टीप कंपटीशन के लिए, एक मुकाबले के लिए चीन तैयार हो जाए, हम चीन का मुकाबला करेंगे और इस कंपटीशन में जो इंटरनेशनल रूल्स हैं हम मेक श्योर करेंगे कि चीन उनको फॉलो करे। फिर उसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे किया कि एग्जैक्टली वो क्या इरादा रखते हैं, किस तरीके से डील करेंगे चाइना के हवाले से। एक तो उन्होंने इस बात का तज़किरा बड़ा खुलकर किया कि चीन के मुकाबले में जो सरमायाकारी है अमेरिका की साइंस के शोबे में और अपने लोगों पर इन्वेस्टमेंट, वो 3 गुना कम है। चीन ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा है साइंस के, मुख्तलिफ साइंस की तरक्की के लिए, रिसर्च के शोबे में बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा है और ये चीज़ चीन को बहुत तेज़ी से अमेरिका के मुकाबले में आगे ले जा सकती है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि हम री इस्टेब्लिश करें अपनी अलायंसेस अगेंस्ट चाइना, कि हमारे जो इत्तहादी माजी में रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। और इसके हवाले से फिर उन्होंने जो कहा, उसके ऐलान किए, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो क्वाड की मीटिंग हुई, अमेरिका उसमें शामिल है, ये 4 ममालिक, इनके साथ जो है हमने होल्डिंग चाइना अकाउंटेबल के ऊपर तफसील से बात की कि चीन को जवाबदेह बनाना होगा, चीन को हमारे रूल्स
फॉलो करने होंगे, दुनिया की बड़ी जमहूरियतों के सामने चीन को घुटने टेकने होंगे। उन्होंने कहा कि मैं आज 27 जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं यूरोपियन ममालिक के, उनके साथ टेलीफोन के ऊपर राब्ता करने का आगाज़ कर रहा हूं। उनके साथ बातचीत की जाएगी और तमाम जमहूरियतों को मिलकर काम करना होगा एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, और चाइना को मजबूर करना होगा कि वो रूल्स को फॉलो करे, ह्यूमन राइट्स को के ऊपर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना करे। साउथ चाइना सी, हांगकांग के हवाले से हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको माने, जो वीगर मुस्लिम्स हैं उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको ख़त्म करे। फिर उन्होंने वो, मैंने थंबनेल आपने देखा होगा, थंबनेल में भी मैंने लिखा है कि जो उन्होंने कहा इट्स नॉट गोना हैपन ऑन माई वॉच, यानी कि मेरे होते हुए ये नहीं होगा। ये किस ज़िमन में उन्होंने कहा कि मैं ये बात आपको वाज़ेह तौर पर बता सकता हूँ, ये जो बाइडन ने कहा कि चीन का मकसद दुनिया की लीडिंग कंट्री बनना है, नंबर 1 कंट्री बनना है, सबसे अमीर और सबसे ताकतवर बनने का मिशन है चाइना का। और उन्होंने कहा कि मुझे चीन के इस मकसद से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि ये सब कुछ मेरे होते हुए नहीं होगा, मैं इसको कर्टेल करने की कोशिश करूंगा और इस दौरान अमेरिका भी आगे बढ़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि हम दुनिया की जो जमहूरियतों के साथ बातचीत कर रहे हैं वो चाइना के ऊपर कोई नई पाबंदियां लगाने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन हम आपस में अपनी हम आहंगी बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक पेशगोई की, उन्होंने कहा कि मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ। एक सहाफ़ी ने जब सवाल किया उन्होंने चाइना के हवाले से, ये फॉलोअप क्वेश्चन था, उस पर उन्होंने कहा कि मैं एक पेशगोई कर सकता हूँ, एक प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे अपने स्टडी के दौरान करियर में डॉक्टरेट करेंगे, जब वो रिसर्च करेंगे, थीसिस लिखेंगे, वो इसके हवाले से गुफ्तगू किया करेंगे कि ये जो कंपटीशन आज के दौर में हुआ चीन और अमेरिका के दरमियान, इसमें जमहूरियत की जीत हुई या आमरीयत की जीत हुई। फिर उन्होंने कहा कि बात चीन की नहीं है, जमहूरियत दांव पर लगी हुई है। अब हमारा मुकाबला रूसी कम्युनिज्म के साथ नहीं बल्कि चीन की आमरीयत से है। फिर एक चीज़ उन्होंने बहुत वाशगाफ अंदाज में, एक अमेरिका का जो इस वक्त नोहा है वो उन्होंने अपने अवाम के सामने मीडिया के ज़रिए रखा। उन्होंने कहा कि चीन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में भी अमेरिका के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा स्पेंडिंग्स कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2031 जो ब्रिज हैं अमेरिका में, पुल हैं, उनकी इंतहाई खस्ता हालत है, उनको मुरम्मत की ज़रूरत है। कुछ तो ऐसे हैं जो कि इस वक्त रिस्क बन चुके हैं, जबकि चीन उसके मुकाबले में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, BRI के तहत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में लगा रहा है, और ये चीज़ चाइना को अमेरिका के मुकाबले में बहुत तेज़ी से आगे लेकर जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि जो अमेरिका की बड़ी बड़ी सड़कें और हाईवेज़ हैं उनकी हालत इंतहाई ख़राब है। हर 5 में से 1 किलोमीटर यानी कि 1 मील, 1,86,000 मील की जो हाईवेज़ हैं, उन्होंने कहा कि वो उनकी हालत इंतहाई खस्ता है। फिर उन्होंने कहा कि 20% जो फ़्लाइट्स हैं हमारी वो टाइम के ऊपर ही नहीं पहुंचती, जिससे तकरीबन 1.5 मिलियन घंटों का यानी 15 लाख घंटों का नुकसान होता है। और अगर आप 20% ऑफ द टोटल फ्लाइट्स लगा लें, उसमें कितने लोग सफ़र करते हैं, उनका कितना टाइम ज़ाया होता है, उसके हवाले से उनको खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि चीन का हम मुकाबला करेंगे। इससे पहले वो इस किस्म के बयान दे चुके हैं, रिपोर्ट हो चुके हैं ऐसे बयानात, लेकिन जिस तरीके से प्रेस के सामने आकर उन्होंने ये बात की, खुलकर बात की, अगले आने वाले दिनों में इसके हवाले से रिलेटेड डेवलपमेंट सामने आएंगी। ऑलरेडी हम इस वक्त एक इंटरनेशनल सिनेरियो देख रहे हैं जिसमें चीन और अमेरिका के दरमियान रस्साकशी की फ़िज़ा है, एक सर्द जंग, नई सर्द जंग शुरू हो चुकी है। अब आ जाते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टर जो है उसने सवाल ये किया कि 1 मई वो तारीख़ थी जिस तारीख़ तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनखला करना था। क्या 2 मई को अमेरिका का कोई फ़ौजी अफ़गानिस्तान में मौजूद होगा? जब ये सवाल किया गया तो जो बाइडन ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि 1 मई तक अफ़गानिस्तान से हमारा जाना मुमकिन नहीं है। हम अपने इत्तेहादियों से इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। जब भी जाएंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से हम यहाँ से जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक नया प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है अफ़गानिस्तान के मसले का हल तलाश करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने, जो उनके प्रीडिसेसर हैं, उन्होंने जो डील की थी अफ़गानिस्तान के हवाले से वो एक कमज़ोर डील थी। उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा अरसा अफ़गानिस्तान में नहीं रुकेंगे। हमारा सवाल अब जाने का नहीं है, ये बात तयशुदा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान
अफगानिस्तान छोड़कर जाएगा। लेकिन हमारा अब सवाल जो बाकी है जिसका जवाब वो ये कि हमने कब जाना है। हम उस वक्त का इंतज़ार करें जब हम अफगानिस्तान से निकल सकें। फिर उसके बाद शुमाली कोरिया के हवाले से उनसे सवाल हुआ। आपको अंदाज़ा होगा, कुछ लोगों ने ये देखी होगी डेवलपमेंट के, जो बाइडन के सदर बनने के बाद पहला मौका है 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजुर्बा किया गया है शुमाली कोरिया की जानिब से। जब उस पर सवाल हुआ तो फिर जो बाइडन ने कहा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 1718 है, उस करारदाद की खिलाफ वर्जी है इन बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट। उन्होंने कहा कि हम शुमाली कोरिया के ख़िलाफ़ अपने इत्तहादियों से बात कर रहे हैं, अपने पार्टनर्स के साथ बात कर रहे हैं, और अगर शुमाली कोरिया हालात ख़राब करने की तरफ बढ़ता है तो जवाब देंगे। लेकिन साथ ही फिर उन्होंने कहा कि वो शुमाली कोरिया के साथ कोई डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक एफर्ट, सफारतकारी बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि डी न्यूक्लियराइजेशन एंड डी वेपनाइजेशन के शुमाली कोरिया अपने जो असलहे की को इकट्ठा करने का सिलसिला है, जिस तरह से वो वेपनाइज कर रहा है अपने मुल्क को, मज़ीद असलहा बनाया जा रहा है, वहाँ पर एक्वायर किया जा रहा है, और डी न्यूक्लियराइज जब तक नहीं करता, तख़फ़ीफ़ एटमी असलहा नहीं होती, उस वक्त तक जो टॉक्स हैं उसका प्रोसेस नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि शुमाली कोरिया जो है वो अमेरिका के लिए एक टॉप डिप्लोमेसी का इशू है। अब हम आ जाते हैं उस बात की तरफ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या सीखने की ज़रूरत है अमेरिकी सदर जो बाइडन से। जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है उनको अंदाज़ा होगा कि रिपीटेडली लगभग 8 मौक़े पर जो बाइडन से एक सवाल मुसलसल होता रहा, और वो सवाल था उनसे कि जो उनके इलेक्शन प्रॉमिसेस थे, वोटिंग राइट्स, क्लाइमेट चेंज, गन्स कंट्रोल, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स के लिए ख़ास तौर पर तकरीबन हर दूसरे रिपोर्टर ने इमिग्रेशन रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ कोई ना कोई सवाल किया, और उनसे कहा कि ये क्यों टॉप प्रायोरिटी नज़र नहीं आ रहा। 100 रोज़ पहले मुकम्मल होने वाले हैं जो बाइडन के, और उन्होंने अब तक अपने इलेक्शन प्रोमिसेस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। अब मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि उन्होंने जो अपनी 3 मिनट की पहली ओपनिंग स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने उसमें कहा था कि मैंने प्रायोरिटाइज़ किया है कोविड-19 को। जिस वक्त तक कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इस मुल्क में काबू नहीं पाया जा सकता, कोई भी काम करना मुमकिन नहीं। एक खौफ की फ़िज़ा है जिसको ख़त्म करना है ताकि मामूल के कारोबार ज़िंदगी बहाल हो सके। जिस वक्त तक वो नहीं होता, ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिका कोई भी गोल, कोई भी काम जो है उसको मुकम्मल कर सके। इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि जो 100 दिन का उन्होंने अपना टारगेट रखा था वैक्सीनेशन का, उसको कंप्लीट करने के बाद उस टारगेट को वो रिवाइज करके डबल कर चुके हैं। अब जब ये सवाल हुआ उनसे कि आप तो कुछ भी नहीं कर रहे अपने इलेक्शन प्रोमिसेस पे, वोटिंग राइट्स पर नहीं कर रहे, इमिग्रेशन लॉज पर, इसी तरह जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो आपका, और गन कंट्रोल के हवाले से जो पॉलिसी थी उसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं किया, तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे 4 साल के बाद। उस पर उन्होंने कहा कि ये बात और ये फैसला लोगों को करने दें, मैं इलेक्ट होकर आ गया हूँ, ये मैंने फैसला करना है कि तरजीह क्या होगी इस मुल्क की। 4 साल के लिए मैं यहाँ पर हूँ, और अब मैंने प्रायोरिटाइज़ ये किया है कि मैं कोरोना वायरस के साथ पहले निपटूंगा, उसके बाद मैं बाकी प्रोमिसेस पर अमल दरामद करूंगा, और 4 साल बाद लोगों को इख्तियार है कि वो मुझे मेरी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये फैसला करें कि मुझे दोबारा इलेक्ट करना है या फिर मुझे रिजेक्ट करना है। अब ये वो चीज़ है, मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अपोजिशन और मीडिया ने जकड़ा हुआ है मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ को, बहुत सारे मामलात में मफलूज नज़र आती है। कोरोना वायरस की सूरत हाल के ऊपर मीडिया के कितने इस वक्त आपके सामने टॉक शोज़ हैं जो 7 से 11 बजे तक इसके हवाले से बात करते हैं। हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमती तर्जुमानों का काम भी हमें ये नज़र आ रहा है कि जो एक फ़ौज है वुज़रा की और मशीरों की और तर्जुमानों की, वो टेलीविज़न शोज़ के ऊपर जाकर पीडीएम के बनाए हुए मसाइल, सियासी जमातें, अपोजिशन किस किस्म का वो खेल कर रही हैं, अवामी मसाइल के ऊपर बात नहीं होती। मीडिया की गैर जिम्मेदारी ये है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मौज़ूआत के ऊपर बातचीत के लिए इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करता है, और हुकूमत की बहुत बड़ी और संगीन गलती है कि वो अपने तर्जुमानों को, वज़ीरों को इसी काम पर लगा रहे हैं। उनकी एनर्जीज़ पीडीएम को जवाब देते हुए देते हुए गुजर रही हैं। जाहिर है कि पीडीएम का तो ये
एक एम हो सकता है, या किसी भी अपोजिशन जमात का, चाहे अगर इस वक्त इमरान खान भी अपोजिशन में होते, अपोजिशन का काम ये होता है वो चाहते होंगे कि हुकूमत फेल हो जाए, लेकिन जब कौमी मकसद की बात आए, कोरोना वायरस का मसला हो, इससे निमटना है और एक आज़ाद फ़िज़ा दोबारा से एक जो सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी की एनवायरनमेंट है वो इस मुल्क में क्रिएट करनी है, उसके लिए शायद तमाम सियासी जमातों को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब बारे ज़िम्मेदारी आएगा वो हुकूमत पर आएगा। इमरान खान को अपनी तरजीहात वाज़े करके ना तो किसी सियासी जमात की, ना ही मीडिया की ब्लैकमेलिंग में आना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि ये मसला मेरे नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, नंबर 2, नंबर 3 वो वाज़े करें और उसके बाद कहें कि मैं इनसे निपटूंगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं अपने किसी भी और प्रॉमिस की तरफ बढ़ूंगा। जब तक ये मसला हल नहीं होता कोई और मसला हल नहीं हो पाएगा। ये थी जी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जो आने वाले चंद सालों में इस दुनिया में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स उनको ड्राइव करेगी। उन्होंने इफेक्टिवली सिग्नलिंग कर दी है कि वो दुनिया को किस तरीके से डील करने जा रहे हैं। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।